में अब हमें जुलियन के ट्रायल के 200वें दिन का सीन दिखाया जाता है। जुलियन मस्त सीट पे बैठा अपने फल फ्रूटों का मजा ले रहा होता है और उसकी जिंदगी तो उस ट्रायल में मजे में कट रही होती है। तभी अचानक ऊपर का आसमान काफी ज्यादा बुरी तरीके से बिगड़ने लगता है। जुलियन भी कहता है कि हाँ, आज तो 200 दिन पूरे हो गए। अब 200 दिन पूरे होते ही ये ट्रायल भी अपने रूप बदल रहा है कि अब ये ट्रायल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। म्यूटेशन की वजह से रैबिट भी वहाँ बजर गोर करके के उस पेड़ को तोड़ने लगता है। उसके ऊपर टकरा करके खुद उसके पास खाना आया करता था। और बस इतना ही नहीं, तभी जुलियन अपने सामने उस पेड़ के पीछे से एक बजर्ग हुए टाइगर को भी बाहर निकलते हुए देखता है। जुलियन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये टाइगर क्या कर रहा है। 200 दिनों से तो मेरा कभी भी इस तरीके के जानवर से काउंटर नहीं हुआ, तो आखिर इतने समय के बाद मैं अपनी इस वुडन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाऊंगा और मेरे गोल्डन फॉर्चून के होते हुए मुझे इस तरीके के टाइगर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। साथ ही जैसे टाइगर भी जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी जुलियन की गोल्डन फॉर्चून के रहते जुलियन के ऊपर हमला करने से पहले ही उसके पीछे एक बड़ा सा हालू आकर के उस पे ही उल्टा हमला कर देता है। उसके बाद फिर वो दोनों ही जानवर एक दूसरे के साथ में बुरी तरीके से भिड़ने लगते हैं। लेकिन इस तरीके से लड़ता हुआ देख कर जुलियन भी कहता है कि यार मुझे एक्शन करने का टाइम कब मिलेगा, और अब जब मुझे ये लाइव एक्शन देखने को मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसका ही मजा लूं। तभी उसी वक्त वो दोनों ही जानवर एक दूसरे के ऊपर हमला करते करते वहीं पे मारे जाते हैं और उनसे निपटने के लिए तो जुलियन को अपना हाथ भी नहीं उठाना पड़ता। तो इमोर्टल आइसलैंड के मालिक की भी आंखें बाहर निकल आती हैं और वो हैरान होते हुए कहता है आखिर हेवन ने इस बंदे का फॉर्चून क्या खा के बनाया है। इतना खतरनाक जानवरों से निपटने के लिए इस बंदे को अपने हाथ भी नहीं उठाना पड़ा। मगर खैर छोड़ो, अभी तो इन बजर्ग बीस्टों की टाइड आना बाकी है। इस टाइम में वो सभी बीस्टों की टाइड जरूर इस बंदे को यहाँ पर खत्म कर डालेगी। तब मैं देखूंगा कि फिर आखिर ये बंदा कैसे बच पाएगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुलियन की नींद बजर्ग बीस्टों की टाइड की शोर की वजह से खुल जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये अर्थ क्यों का अचानक कैसे आ गया। जब वो बाहर निकल करके उस बड़ी सी बीस्ट की टाइड को देखता है, उन्हें देख हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। आखिर इतने सारे बीस्ट क्या यहाँ पर मेरे गेट पर दावत लूटने के लिए आए हैं, तो ठीक है फिर आ जाओ, अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम सब कितने ज्यादा कैपेबल हो। मॉडल भी जुलियन को देखते हुए कहता है कि हाँ बच्चे, अब देखा जाएगा कि आखिर तुम क्या करोगे। जुलियन के फाइट करने से पहले पीछे से अचानक कोई उसे ग्रैंड पैक करके आवाज लगाता है। आवाज को सुन जुलियन में हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। तो जुलियन की नजर अपनी उन लौकियों के ऊपर पड़ती है कि उसने वहाँ पर फार्मिंग के लिए लगाई थी। म्यूटेशन की वजह से वो भी अब लेजेंडरी लौकियों में बदल गई होती है, क्योंकि उन्हें जुलियन ने उगाया होता है, इसलिए वो उसे ग्रैंडपा मानते हुए उससे कहती है चिंता मत कीजिए, हम आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। उसी वक्त जुलियन के पीछे से उसके ऊपर एक बीस्ट हमला कर देता है। लॉकी भी जल्दी से उस बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। एक ह्यूमन फॉर्म में आते हुए उस बीस्ट से कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा को हर्ट करने की हिम्मत करने की। कहते ही बच्चा अपनी एक किक के साथ में उस बीस्ट को वहाँ पर कुचल देता है। जुलियन भी उसको आगे से थम्स अप करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही किया। तो भाई इधर इमोर्टल आइसलैंड का मालिक भी हैरान हो जाता है और वो शौक होते हुए कहता है कि वन आखिर मेरे इस ट्रायल में इस बंदे ने बग कहाँ से निकाल लिया। मैंने भी सोचा था कि एक लॉकी अपनी स्पिरिट को अवेकन कर लेगी, इन सभी बीस्टों से अपने मालिक की रक्षा करने लगेगी। वहाँ पे जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए और भी कई सारे बीस्ट आगे बढ़ते हैं। तभी आगे से वो रेड कपड़े वाला बच्चा भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए अपनी एक बेहद बड़ी फॉर्म ले लेता है और दह गुस्से और दहलात के साथ उन सभी बीस्टों को वहाँ पे खत्म करने लगता है। और तभी अचानक से एक बीस्ट पीछे से जुलियन के ऊपर हमला कर देता है। तभी उनमें से एक और लॉकी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए उस बीस्ट से जुलियन को बचा लेती है। मैं येलो बॉय कहूंगा। येलो बॉय की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है, उसको खाने की वजह से उस बीस्ट के भी दांत टूट पड़ते हैं। उसी के साथ में वहाँ पर एक और लॉकी जो कि ग्रीन बॉय बन करके आती है और उन सभी बीस्टों को अपनी फायर पावर के साथ में खत्म कर देती है। तभी एक और लॉकी ब्लू बॉय में बदल जाती है और अपनी वाटर की सुनामी के साथ में उन सभी बीस्टों को पीछे खदेड़ने लगती है। वहाँ पे एक पर्पल बॉय भी आता है जो कि सीधा अपनी लॉकी के पावर के साथ में उन सभी बीस्टों को सीधा अपनी लॉकी में कैद करने लगता है। तो जुलियन में खुश होते हुए कहता है कि वाकई में ये सभी तो 8 इमोर्टल्स की तरह लग रहे हैं। लग रहा है किसी को क्रॉस करते हुए अपनी पावर्स को शो करा रहे हैं। ये सब चीजें तो मुझे चीटिंग करने से भी काफी ज्यादा लग रही हैं। यहाँ में अब ना केवल मैं इनविंसिबल हूँ बल्कि मुझे अब यहाँ पर कुछ करने की भी जरूरत नहीं। वो सब कुछ होता हुआ देख करके तो भाई इमोर्टल आइसलैंड के मालिक को भी कुछ होश नहीं होता। तो भी वहाँ पर शौक होते हुए कहता है कि साला ये मेरी बनाई हुई जगह है या फिर इस बंदे की बनाई हुई, क्योंकि आखिर इस तरीके की पावर्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही कैसे कर रही हैं जो कि मैंने यहाँ पर कभी क्रिएट ही नहीं की थी। वक्त हमें वापस ट्रायल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुलियन से कहता है कि ग्रैंडपा मैंने अपने स्पेशल आंखों से देख लिया है, यहाँ पे अब आसपास कोई भी बीस्ट नहीं बचा है। उससे खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे मेरे बच्चे, कहते अब तुम्हारा ये ग्रैंडपा आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता है। तो भाई जुलियन भी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर किसी के हाथों मारा नहीं जाऊंगा तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी ओल्ड एज के साथ में ही मारा जाऊंगा, लेकिन आखिर अब मेरी ओल्ड एज और कितनी साल चलेगी। तो तभी फिर हमें बताया जाता है कि उन सभी बच्चों को रहते जुलियन वहाँ पे एक बेहद ही ज्यादा मजेदार और लेजी लाइफ जीता है और उसी तरह वहाँ पर मजे लेते हुए जुलियन के 300 दिन पूरे हो जाते हैं कि वहाँ पर वो सभी गार्ड्स जुलियन के लिए हंट करते, उसे घुमा कर लाते, के लिए वहाँ पर पानी खाना आग बच्चे वहीं पर जुलियन को दे देते। इसके साथ ही वहाँ पर जुलियन के आराम
से 500 दिन बीत जाते हैं। सभी बच्चों ने वहाँ पर जुलियन के लिए एक बड़ा सा कैसल बना दिया होता है। यहाँ पे जुलियन मस्त मजे लेते हुए कंफर्टेबली 1001 दिन जी लेता है। वहाँ पर अपनी कैसल की छत पर खड़े होते हुए सोचता है कि वो फाइटिंग और किलिंग से भरी कुंगलुंग रेल्म की जिंदगी के कंपैरिजन में ये वाली जिंदगी उससे काफी ज्यादा अच्छी है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर खुलकर अपनी जिंदगी का मजा ले पा रहा हूँ। साथ इधर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुहेन भी वहाँ पर जुलियन के काफी समय से बाहर निकलने का इंतजार करते हुए कहता है काफी ज्यादा समय हो गया है, अब तक तो सीनियर को यहाँ से बाहर निकल आना चाहिए था। बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह की खतरनाक जगह पर जहाँ पे हर जगह म्यूटेटेड बीस्ट से भरी हो, वहाँ आखिर कोई कैसे इतना ज्यादा टिक सकता है। कहता है कि क्या इसका मतलब मास्टर की कल्टीवेशन उस ट्रायल के अंदर खत्म नहीं हुई ना, वो इतने ज्यादा समय तक कैसे टिक पा सकते हैं। हम कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये हो सकता है कि वो बंदा ऑलरेडी उसके अंदर मर चुका हो, लेकिन किसी बग की वजह से वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। ली ऊपर आसमान में आवाज लगाते हुए कहता है, हे आइसलैंड लॉर्ड, क्या तुम्हारे इस ट्रायल में कोई खराबी आ गई है? और जल्दी से मेरे मास्टर को इसके अंदर से बाहर निकालो। ऊपर से वो इमोर्टल उससे कहता है, जैसे सेज की बनाई चीज में कोई भी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, तो बस वहाँ पे खड़े इंतजार करो तुम इग्नोरेंट जूनियर। तो भाई इधर होंग भी हैरान रह जाता है। तो अपने मन में कहता है कि तो क्या इसका मतलब वो बंदा अभी भी उसके अंदर जिंदा है? लेकिन आखिर एक ओल्ड मैन, वो भी बिना किसी कल्टीवेशन के, इतने लंबे समय तक उस जगह पर कैसे सरवाइव कर सकता है? इमोर्टल भी हंसते हुए कहता है, मेरे ख्याल से मेरी ये ट्रायल बिल्कुल भी खराब नहीं गया। आखिरकार मेरा एनकाउंटर एक इस तरीके के मॉन्स्टर से जो हो गया कि मेरे बनाए इस ट्रायल का वो पहला बंदा होने वाला है कि यहाँ पर किसी भी बीस्ट या फिर भूख से नहीं, यहाँ पर बस अपनी ओल्ड एज से मरने जा रहा है। ये जुलियन के ट्रायल स्पेस में आए हुए 25वीं साल को दिखाया जाता है। बुढ़ापा आने की वजह से आखिरकार जुलियन का यहाँ पर आखिरी वक्त चल रहा होता है। तो वो सभी बच्चे वहाँ पर ग्रैंड पर कहते हुए जुलियन के देखभाल कर रहे होते हैं। तो तब जुलियन भी उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे बच्चों, मेरी इतनी सालों तक ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वापस लौटने के बाद मैं सच में मैं तुम सब लोगों को बेहद ही ज्यादा मिस करूंगा। इसके साथ ही जुलियन की आंखें वहाँ पे धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर जुलियन के ट्रायल के बारे में बताया जाता है कि जुलियन ने यहाँ पर पूरी ओल्ड एज तक सर्वाइव किया और सिर्फ बुढ़ापे की वजह से ही वो यहाँ पर मारा गया। तो तब इधर उस ट्रायल को कराने वाले इमोर्टल भी जुलियन के इस परफॉर्मेंस को देख करके कहता है कि अगर सोचा जाए तो ये बंदा पहला है जिसने की ओल्ड एज तक मेरे इस ट्रायल को सर्वाइव किया है। आखिर ये हेवन से किस तरीके का भयानक नसीब लेकर आया है जो कि इसके सामने मेरा ट्रायल भी कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि खैर पहले 2 ट्रायल तो यहाँ पर अकेले ही पूरे करने थे, लेकिन अब तीसरे ट्रायल में फाइनली यहाँ पर स्टेज बल देगी और अब तीसरे ट्रायल में सभी लोगों को एक साथ एक दूसरे से कम्पीट करना पड़ेगा। जुलियन सेकंड ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद में उस पोर्टल से मस्त मजे लेते हुए बाहर निकला होता है। जुलियन को इतनी खुशी से बाहर निकलता हुआ देख करके सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कह रहे होते हैं कि आखिर ये इस ट्रायल से इतनी ज्यादा कामली बाहर कैसे निकल सकता है, क्योंकि जब हम गए थे तो तब हमारी बारी पे तो हमारा बुरा हाल हो गया था। इसके साथ ही वहाँ पे सभी लोग जुलियन से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगते हैं। लीव से कहता है कि मास्टर फाइनली आखिरकार आप यहाँ पे बाहर निकल आए, तो बताइए कि आखिर आपने वहाँ पर कितने दिन सर्वाइव किया। तो जुलियन उसे बताता है कि बेटा तुम्हारा मास्टर तो यहाँ पर बुढ़ापे की वजह से मरा था। सुनकर तो वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। तो गुस्से में दांत पीसते हुए मन में कहता है कि क्या कहा, बुढ़ापे में इसका अंत हुआ था? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो माउंटेन, वो जगह तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वहाँ के फ्यूरियस नेचर और बीस्टों के होते हुए आखिर वो वहाँ पर मारा क्यों नहीं गया, जबकि यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को तो 100 दिन काट पाना भी मुश्किल था। वहाँ पे वुहेन भी जुलियन को ग्रीट करते हुए कहता है और उससे पूछता है कि सीनियर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपने ऐसा कैसे किया? और क्या हम लोगों को वहाँ पे किसी तरीके के ट्रिक का इस्तेमाल करना था? तो जुलियन उसे बताता है कि एक्चुअली में सीक्रेट तो ये है कि मैंने तो बस वहाँ पर आराम किया और कुछ फसलें और प्लांट उगाए। इसके बाद उन प्लांटों से तुम्हें 7 मैजिकल गार्ड्स मिलते। इसके बाद वहाँ पे तुम पूरे के पूरे माउंटेन के ऊपर अपना डोमिनेंस कर पाते। तो वुहेन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में ये सब इतना सिंपल था? जुलियन कहता है कि हाँ, और क्या ही हो सकता है। बाकी सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इस तरीके की खतरनाक सिचुएशन में कोई काम कैसे हो सकता है, और वो भी वहाँ पर प्लांट और पौधे उगाते हुए। और आखिर वो 7 गार्ड्सों के बारे में क्या वो कोई मैजिकल ट्रेजर था? उन सब की बात से होंग तो गुस्से में अपने दांत पीसते मन में कहता है कि देखो जरा फिर से ये बंदा कितना ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, और अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, इस तरीके से एक्टिंग तो बिल्कुल मत करो। वुहेन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या सेकंड स्टेज को क्लियर करने का कोई हिडन रास्ता था? इसका मतलब उस ट्रायल का कोड तो वहाँ पर सर्वाइव करना था, लेकिन मेन कोड ये था कि वहाँ पे आप कितनी ज्यादा कामली सर्वाइव कर सकते हैं। आपका मन जितना ज्यादा शांत और शुद्ध होगा उतना ही ज्यादा आपके सर्वाइवल का चांस बढ़ेगा। सीने ये वाकई में आपके इन बातों से मुझे यहाँ पर एनलाइटमेंट मिला है। इसका मतलब तब से हम सभी लोग उस ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पर थे। कहते हुए सभी लोग भी वहाँ पर जुलियन को ग्रीट करने लगते हैं। इधर खुद ट्रायल बनाने वाला ये सब देख कहता है कि साला मैंने खुद इस ट्रायल को इस तरीके से डिजाइन नहीं किया था, और फिर भी इस बंदे ने अपने मन से इन सब लोगों को बेवकूफ बना दिया। अब इस सेकंड स्टेज पे फर्स्ट आने की वजह से मुझे इसको रिवॉर्ड देना ही होगा। वो इमोर्टल वहाँ पर जुलियन को अपनी एक और इमोर्टल आर्ट का रिवॉर्ड देता है, क्योंकि वहाँ पे ली तो खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। मास्टर को यहाँ पर फिर से ब्लेसिंग्स के तौर पर इमोर्टल की सेकंड मार्शल आर्ट मिल गई। वाकई में मास्टर का इस तरीके से इमोर्टलिटी का पाथ और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ली तो गुस्से में अपने मन में कहता है कि डैम इट, इस कमीने को फिर से सारे के सारे रिवॉर्ड
रिवॉर्ड मिल गए। वो रिवॉर्ड मिलने के बाद में भी वहाँ पर जुलियन के मुंह पे तो कोई खुशी नहीं होती। वो उनमें कहता है कि यार ये कितना ज्यादा यूजलेस रिवॉर्ड है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर सिस्टम की दी चीट स्किल है, अगर कोई भी दुश्मन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा फिर मैं उसके मुकाबले में उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तो उसके सामने रिवॉर्ड का लेना तो बिल्कुल यूजलेस है। जुलियन के इस तरीके चेहरे को देख करके बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि क्या सीने इस रिवॉर्ड को लेने के बाद में भी खुश नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस सीने ये यहाँ पर लोकी रहना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके की फ्लैशी प्रोबेबिलिटी से दूर रहना चाहते हैं। इमोर्टल तो जुलियन के इस तरीके चेहरे को देख करके भड़कते हुए गुस्से में कहता है कि साले इस रिवॉर्ड को पाने के लिए मरे जा रहे हैं और तू यहाँ पर मुझे ऐसा चेहरा दिखा रहा है। बंदा दोनों बार मेरे रिवॉर्डों को लेकर इस तरीके नाखुश चेहरा कैसे बना सकता है। बंदे को ऐसा लगता है कि मेरे ये रिवॉर्ड इसके सामने कोई कचरा है। बहुत हो गया, मुझे जल्दी से अब फाइनल ट्रायल को स्टार्ट करना है। ये वो स्टेज है जिसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड है, क्योंकि ये मेरा बनाया सबसे क्रिएटिव ट्रायल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी कई सालों की मेहनत से बनाया था। और तभी वहाँ पर सभी लोगों को आवाज सुनाई देती है। ठीक है, फिर फाइनली अब यहाँ पर हमारे आखिरी ट्रायल को स्टार्ट किया जा रहा है। पिछले ट्रायल में जिन 100 लोगों ने खराब प्रदर्शन किया था उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है कि बाकी के बचे हुए लोग आखिरी ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। उन सभी लोगों के सामने एक और बेहद बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर उन लोगों को बताया जाता है कि अगले ट्रायल के लिए उन लोगों को वहाँ पर उस पोर्टल से गुजर के जाना होगा। ले बचे हुए सभी लोग एक साथ पोर्टल के अंदर आ जाओ। वो सभी लोग वहाँ पर पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। तो उन लोगों के पीछे आते हुए भी चेंजियो अपने मन में कहता है, भले ही पिछले 2 ट्रायल्सों में तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल की ब्लेसिंग्स मिली हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आखिरी स्टेज ही सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अगर मैं इस आखिरी स्टेज को जीत लेता हूँ तो मुझे इमोर्टल की इनहेरिटेंस मिल जाएंगी और फिर मैं ही इस इमोर्टल आइसलैंड का अगला मालिक बनूंगा। अगले सीन में वहाँ पे वो सभी लोग उस पोर्टल से अंदर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों के सामने उन लोगों की एक एक स्क्रीन दी जाती है, इसमें कि उन लोगों को वहाँ पर अपने अपने कैरेक्टर को चॉइस करना था। इमोर्टल भी उन सभी लोगों को बताता है कि आप सभी लोगों का इस प्रोजेक्शन वर्ल्ड में स्वागत है। सब लोगों के सामने एक एक स्क्रीन है जिसकी मदद से तुम अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो। तुम मेरे बनाए बैटल ग्राउंड में अपना ट्रायल दे सकते हो, ताकि तुम लोग फ्रीली मेरे बनाए इस ट्रायल के जिस हिस्से में जाना चाहो उस आइसलैंड पर जा सकते हो। हर जगह के ऊपर तुम लोगों को अलग अलग तरीके का फॉर्चून मिलेगा। कई सारे एलेक्सर, तलिस्मान, इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स होंगी जिनकी मदद से तुम्हें म्यूटेटेड बीस्टों को खत्म करने के साथ साथ अपोनेंट को खत्म करते हुए आखिर में सर्वाइव करना है। जैसे जैसे इस ट्रायल में टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये डेथ सर्कल बढ़ता जाएगा। तो उस डेथ सर्कल से बचने के लिए आप लोगों को सेफ जोन की ओर बढ़ना होगा। फिर जो भी इस ट्रायल को जीत करके आखिरी बचेगा उसी को मेरा ये इमोर्टल आइसलैंड मिलेगा। तो सब कुछ देख करके तो जुलियन भी अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि ये तो मेरी दुनिया का बैटल रॉयल पबजी की तरह है। पहले लूडो खिलवाया, फिर सर्वाइवल गेम और अब ये पबजी। क्या कहीं ये ट्रू इमोर्टल भी मेरी दुनिया का आया हुआ कोई इंसान तो नहीं है? इस ट्रायल की ये सारी स्पेसिफिकेशन को देख करके ली तो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और कुछ ऐसा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है कि अब क्योंकि हमारी आइडेंटिटी इसके अंदर सीक्रेट रहेगी, गेम के अंदर एक लड़की बनूं और वुमेन का एक्सपीरियंस करूं। वहीं पे आगे इसी तरीके से सभी लोग अपने अपने कैरेक्टर को चॉइस करते हैं। जुलियन तो अपने कैरेक्टर के तौर पर एक टकले का रूप ले लेता है, अपने मन में कहता है कि एक इनविंसिबल पर्सन का लुक नेचुरली तौर पर इनविंसिबल होना चाहिए। साथ ही फिर वो सभी लोग पबजी की तरह ही एक बड़ी सी शिप के ऊपर टेलीपोर्ट होते हैं और वहीं से वो लोग अपनी अपनी चॉइस करे हुए आइसलैंड के ऊपर उतरने वाले हैं। वहीं पे इमोर्टल उन सभी लोगों को बताता है इस समय आप सभी अपने अपने अपोनेंट्स को इस शिप के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रिपरेशन फेज है, इसलिए आप यहीं से अपनी चूज की हुई डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। आइलैंड आपने स्पॉट किया हो आप वहीं पर उतर सकते हैं। एक बंदा ली को देख करके तो दूसरों को चौंकाते हुए कहता है कि हे इस बंदे को देखो, इस बंदे का कितना यूनिक टेस्ट है। ली ने एक मसल बैडी का रूप लिया होता है। शर्माते हुए जरा होता है कि इनमें से कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता, लेकिन होंग बड़ी आसानी से ली को पहचान लेता है। तो उसे कहता है कि तुम्हारा सरनेम ली है, फिर भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक इस तरीके की फैंटेसी होगी। इस पर ली उसे इग्नोर करने के लिए कहता है कि नहीं मेरा सरनेम ली नहीं है, आपको कुछ गलत फैमिली हुई है। तो इसी के साथ में होंग के भी अवतार को दिखाया जाता है। भाई यहाँ पर प्रॉपर एक बंदे का रूप लिया होता है। ली से कहता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इस रूप को ले लिया तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। तो होंग के उस फेस को देख करके वहाँ पे ली भी उसे पहचान जाता है। किसी ने ब्रदर होंग आपके इस तरीके से सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सेम साइड पे हैं। पूछता है कि और तुम्हारी इस बेशर्मी बड़ी हॉबी के बारे में क्या? बार किसी को भी तुम्हारी इस आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया जो तुम जैसे एक बड़े सेंट की रेपुटेशन पूरी जिंदगी के लिए कितनी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिस पर ली भी भड़कते हुए कहता है कि मुझे इस तरीके से डराना बंद करो, किसी को भी मेरे इस फेस को देखने के बाद में मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा और वैसे भी मुझे मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे शिप पे दूसरी ओर सभी लोग वहाँ पे जुलियन के टकले को देख करके परेशान हो गए होते हैं कि भाई इतनी तेजी से चमक रहा होता है कि उन लोगों की आंखों में भी दर्द हो गया होता है, जिससे वो सभी लोग भड़कते हुए कहते हैं कि साला ये कौन है बंदा कि एक इस तरीके के प्लेन फेस को पिक किया, इसे देखकर कैसे लगता है कि इसमें साला घुसंट बजा दूं। वहीं पे होंग भी उस टकले बंदे को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये इरिटेटिंग और ये कुछ फेमिलियर लग रहा है, क्योंकि होंग भी यही कह रहा होता है कि आखिर ये
किस तरीके का बंदा है। इस बंदे को देख करके ही मुझे इसको पीटने का मन कर रहा है। इसी के साथ वहाँ पे इमोर्टल की फिर से आवाज आती है। लोगों को बताता है कि अब आप लोगों के सामने आइसलैंड्स आ गए हैं, इसलिए आप लोगों ने जिस जिस आइसलैंड के ऊपर उतरने के बारे में चॉइस किया आप लोग उसके ऊपर उतर सकते हैं। वो सभी लोग उन सभी आइसलैंड को देखने के बाद में कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारी जगह है, आखिर हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो इमोर्टल उन सभी लोगों को बताता है कि इस ट्रायल में जाने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाता है कि उनके रियल वर्ल्ड की टेक्निक्स इस ट्रायल में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, इसलिए आप लोगों को इन लोकेशंस में जो भी सीक्रेट आर्ट्स मिलेंगी आपको उसका ही इस्तेमाल करना है, इसलिए अपने लैंडिंग स्पॉट को बेहद ही केयरफुली चुनिए। और आखिर में तुम सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इधर ये सुनने के बाद में ली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले ब्लेड वैली से शुरू करूंगा। ब्रदर होंग, आप बताइए कि आखिर आप कहाँ पे उतरने का प्लान कर रहे हैं। कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो कि शुरुआत में ही सभी लोगों को अपनी लोकेशन के बारे में बता दे। तो ली कहता है कि सीनियर ब्रदर, कहीं आप इस बात से तो नहीं डर रहे हैं कि आपका जूनियर ब्रदर आपको हरा ना दे। होंग से कहता है कि तुम जैसे स्किल वाला बंदा कभी भी चाह करके मुझे हरा नहीं सकता। खैर छोड़ो, मेरी तरफ से तुमको गुड लक। इतना कहने के साथ ही वो सभी लोग उस फ्लाइंग शिप से नीचे कूद पड़ते हैं और अपनी अपनी लैंड की हुई लोकेशन पे जाने लगते हैं। जबकि होंग दूसरी तरफ जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि सिर्फ बेवकूफ लोग ही एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं, जबकि मुझ जैसा आदमी हमेशा अकेला ही आगे बढ़ता है। इसलिए इस बार ट्रायल को जीत करके इमोर्टल आइसलैंड का असली मालिक मैं ही बनूंगा। तो जुलियन कह रहा होता है कि मुझ जैसा एक डैशिंग और एक इनविंसिबल प्लेयर वो ऑफ कोर्स सब कुछ अपनी फेथ के ऊपर छोड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी ये बिल्कुल मेरे होम टाउन की तरह ही है। इतना कहते हैं जुलियन भी उस शिप के ऊपर सीधे लेट तो वहाँ से डाइव मारता है, बड़ी तेजी से अपनी चॉइस की हुई लोकेशन के ऊपर जाने लगता है। अगले सीन में हमें ट्रायल के अंदर क्रेसेंट मून लेक का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे जुलियन भी उस जगह को देखने के बाद में कह रहा होता है कि जरूर से ये एक क्रेसेंट मून लेक होगी उन 6 मेजर रीजन्स में से एक। के बाद फिर वो नीचे उतर करके नदी के ऊपर कुछ ऑर्ब्स को तैरते हुए देखता है, जिन्हें देख करके वो कहता है कि ये ऑर्ब्स जरूर से ही कोई कल्टीवेशन टेक्निक के फ्रेगमेंट्स होंगे। रूल्स के हिसाब से हमें टेक्निक्स पाने के लिए इन फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल हेवन और अर्थ की तरह गार्ड करेगी। तो फिर मुझे देखना ही होगा कि आखिर इन ऑर्ब्स के अंदर मुझे क्या क्या टेक्निक्स मिलेंगी। तो इससे जुलियन उन ऑर्ब्स की ओर आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी पीछे से और भी कई सारे लोग उन ऑर्ब्स के ऊपर हमला बोल देते हैं। उनमें से एक बंदा येलो ऑर्ब को सबसे पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सीधा दूसरे बंदे में घड़ाम से घुसा मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर आने की और इस तरीके से मेरी चीजों को छीनने की। इतना कहते ही वो उसमें अपनी वायलेंट लाइटनिंग फिस्ट मारता है और सीधा उसकी पेटी बना देता है। तो ना पबजी में मरने के बाद पेटी बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही। अब वो बंदा दूसरे बंदे की पेटी बनाने के बाद में वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक बेसिक सी येलो ग्रेड की टेक्निक भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये तो हमारी दुनिया की अर्थ ग्रेड की टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्हें पाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इमोर्टल्स की लेगेसी मिल गई है। और बाकी के सभी लोग भी ये देखने के बाद उससे डर के वहाँ से भागने लगते हैं कि वो बंदा उस पेटी के पास जाता है और उस पेटी को लूटने लगता है। लूटते वगैरह होता है कि बुरा नहीं है, इसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स हैं कि लगता है कि किलिंग और लूटिंग से हम इस जगह पर जीत सकते हैं। अभी उसके पीछे से जुलियन उस बंदे से कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? तुम्हें देख करके तो क्लियर पता चल रहा है कि तुम एक न्यू प्लेयर हो और मुझ जैसे एक प्रो चिकन डिनर वाले प्लेयर के सामने तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वक्त हमें ट्रायल के दूसरे आइसलैंड मिस्टिक जंगल में दिखाया जाता है कि होंग वहाँ पर इधर उधर घूम रहा होता है, यही सोच रहा होता है कि ये जगह फॉग से भरी हुई है, तो मतलब जरूर से मुझे यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें तो जरूर मिलेंगी। इतना कहने के साथ ही अचानक से होंग की नजर एक फ्लेम फ्लावर के ऊपर पड़ती है। होंग उसे देखने के लिए उसके पास में जाता है तो उसके पास में फ्लेम की साइड पे एक आदमी का कंकाल बैठा होता है। इसकी तलाश लेते ही वहाँ पे होंग को कुछ तलिस्मांस मिलते हैं जो कि काफी पावरफुल फायर अटैक तलिस्मांस होते हैं। उसी के साथ में होंग को वहाँ पर एक शैडो एस्केप आर्ट भी मिलती है जो कि होंग के लिए काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक होती है। उस टेक्निक को लेने के बाद में होंग भी यही कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शुरुआत में ही मुझे ब्लू ग्रेड की टेक्निक और रेडी टू यूज टेक्निक और तलिस्मांस मिल जाएंगे। सचमुच लगता है कि आखिरकार अब मेरी किस्मत बदलने वाली है और ये जुलियन याद रखना, इस तीसरे स्टेज का विजेता तो मैं ही बनने वाला हूँ। वक्त हमें वापस से जुलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वही वाला बंदा लूट को लूटने के बाद में सारे इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स ले लेता है और वहाँ पे मुड़ते हुए जुलियन की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पे कि वो जुलियन को देखते हुए कहता है तो वही गंजा आदमी है जिसको देख के ही मुझे कूटने का मन कर रहा था। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि ये बंदा भी यहाँ पर क्रेसेंट मून लेक के पास ही आया, लेकिन इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो क्योंकि अब मैं इस बंदे को बुरी तरीके से यहाँ पर पीटूंगा। अब इस सब के लिए भी तुम्हें खुद को ही ब्लेम करना चाहिए जो कि तुमने इस जगह पर उतरने के बारे में सोचा। कहते हैं वो जुलियन के ऊपर लाइटनिंग पंच मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। जुलियन वहाँ पे पीछे मुड़ता है तो उसने काफी ज्यादा हैवी गियर पहन रखे होते हैं। उस बंदे से पूछता है कि ओल्ड मैन आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? जुलियन के इक्विपमेंट्स को देख करके तो वो बंदा भी घबराते हुए कहता है कि ये तो पर्पल ग्रेड का आर्मर और वेपन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर इस बंदे को इतना अच्छा खजाना कहाँ से मिल गया? तो सोचते हुए वो जुलियन से माफी मांगते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया था, उससे यही कहने आया था कि ये लेक काफी ज्यादा खतरनाक है और उसे पार करते हुए काफी सावधानी रखना। जुलियन भी उसे कहता है कि ओह तुम तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान निकले। वो बंदा जुलियन को बाय करते हुए कहता है कि इनविंसिबल ब्रो, और अगर यहाँ पर और कोई बात नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी जुलियन उस बंदे से कहता है कि बच्चों इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और वो भी तब जब तुमने यहाँ पर मुझसे मेरे सामान छीनने की कोशिश की हो। आफ्टर ऑल मैं कोई काइंड पर्सन
तो नहीं है जो कि तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देगा। कहते जुलियन उस बंदे के ऊपर हमला कर देता तो वो बंदा भी उस हमले से बचने के लिए अपनी अर्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बीच में से पत्थर निकालता है। तो कहता है कि इनविंसिबल ब्रो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। जुलियन नहीं रुकता और अपने हमले के साथ में ही उसे वहाँ पे खत्म कर देता है। उस हमले से हिट होने के बाद में उस बंदे की भी वहाँ पर पेटी बन जाती है। तब जुलियन भी उसकी लूट को लूटते हुए कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया कि तुमने मुझे इस एरिया में ज्यादा मेहनत करने से बचा लिया। तब ऊपर से जुलियन के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए वो इमोर्टल भी कह रहा होता है बच्चे भले ही तुम्हें यहाँ पर पर्पल ग्रेड के इक्विपमेंट्स मिल गए, लेकिन अभी भी आइसलैंड्स के ऊपर इतने ज्यादा स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कि तुम्हारे से कोई बराबरी नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारे लिए भी जीतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। वहीं पे जुलियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे रास्ते से गुजर रहा होता है और वहीं पे साइड पे पीछे से कुछ लोग उसे जाता हुआ देख करके कह रहे होते हैं कि डैम आखिर इस बंदे के पास में किस तरीके का खतरनाक लक है। शुरुआत में ही उसे पर्पल ग्रेड का फुल इक्विपमेंट मिल गया और इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर्स भी। यहाँ पर घूमते हुए अपने आप को इनविंसिबल और अकेला बोल रहा है। देखने से ये बंदा कितना ज्यादा नाटक करने वाला लग रहा है। अगर मेरे बस में होती ना तो मैं इस बंदे को बुरी तरीके से पीट पीट करके इसका हाल बुरा कर देता। साइड वाली लड़की कहती है कि ये बंदा इक्विपमेंट से काफी ज्यादा लोडेड है, अगर हम सक्सेसफुली उसे मार पाए तो इसके रिसोर्सेज को बांटने पर भी हमें काफी अच्छा फायदा होगा। ये वाला बंदा कहता है कि मगर वो बंदा पर्पल ग्रेड के इक्विपमेंट से प्रोटेक्टेड है, तो फिर आखिर हम उस बंदे को उस मारने के बारे में कैसे ही सोच सकते हैं। उनका दूसरा साथी कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में एक प्लान है, अगर वो प्लान कामयाब हो गया तो हम जरूर इसको मार पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमें जुलियन का सीन दिखाया जाता है और तभी घूमते हुए वहाँ पर जुलियन को अचानक से किसी लड़की की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि इनविंसिबल ब्रो। जुलियन पीछे मुड़ करके देखता है तो इसके सामने वही लड़की होती है। तो उसे देख जुलियन उससे पूछता है कि मिस मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सामने से वो लड़की अपनी अदाओं के जलवे दिखाते हुए जुलियन को सेड्यूस करते हुए उससे कहती है कि इनविंसिबल ब्रो आप दिखने में काफी ज्यादा अच्छे हैं और आपके पास में इक्विपमेंट भी काफी सारे हैं, तो इसलिए मैं आपसे एक डील करना चाहती हूँ। सुनकर जुलियन भी उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ में किस तरीके की डील करना चाहती हो। जिस पे वो लड़की जुलियन को अपने सामान दिखाते हुए सेड्यूस करते हुए उससे कहती है हाँ इमोर्टल आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक पार्टी देना चाहती हूँ। ब्रदर इनविंसिबल आपको तो पता ही है कि यहाँ पर किसी को भी किसी की भी आइडेंटिटी के बारे में क्लियर नहीं पता है और भले ही ये वर्चुअल वर्ल्ड फेक हो लेकिन यहाँ पे किया गया सभी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा रियल होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ में अपनी किसी यूजफुल चीज के साथ में ट्रेड करना चाहती हूँ जो कि आपके लिए एकदम रिवॉर्ड की तरह है। क्या आप उसे लेना चाहेंगे? जुलियन उससे कहता है कि क्या सच में मैं तुम्हारे साथ में वो करवा सकता हूँ। वो लड़की उससे कहती है कि इनविंसिबल ब्रदर अब इस तरीके से शर्माना बंद करो, तुम जो चाहे वो यहाँ पर मुझसे करवा सकते हो। कहने के साथ ही फिर वो घूरते हुए अपने मन में भी कहती है कि क्या सचमुच में ये इनविंसिबल है लेकिन ये कितना ज्यादा अकेला है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि आज से पहले इसने कभी वुमेन ही ना देखी हो, लेकिन अब ये शेर के सामने चारा बनने जा रहा है। इसके साथ फिर वो जुलियन से कहती है कि तो ठीक है फिर क्या हम शुरू कर सकते हैं। तभी जुलियन अपने पास एक स्क्लोव को निकालते हुए उस लड़की की ओर फेंकता है और उससे कहता है कि ठीक है फिर मुझे अब तुम्हें यहाँ पर पुशअप करते हुए देखना है। जो सुनते ही तो वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि आखिर ये किस तरीके का बंदा है, मैं यहाँ पर इसके लिए अपने कपड़े उतारने तक के लिए राजी हूँ लेकिन ये मुझसे ये सब करवा रहा है। लेकिन वो लड़की जुलियन के इस डिमांड को मना कर पाती है उससे पहले ही जुलियन अपने पास से और भी कई सारी ट्रेजर बॉल्स बाहर निकाल देता है। कहता है कि अगर तुम एक ट्रेजर में राजी नहीं तो मेरे पास और भी कई सारे ट्रेजर्स हैं। तो वो लड़की भाई जुलियन को और भी ज्यादा सेड्यूस करते हुए उसे कहती है ब्रदर इनविंसिबल लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ गलत फैमिली हो गई है, मेरा कहने का मतलब आपसे ये था कि आप जो चाहे यानी कि जो चाहे वो आप मुझसे करा सकते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जुलियन भी उसे कहता है कि ओह अब मैं तुम्हारी बात समझ गया। लड़की कहती है कि हाँ फिर जल्दी करो और शुरू हो जाओ। लेकिन जुलियन उसे कहता है कि तो फिर यहाँ पर कुछ और सेटअप्स के सेट्स लगाओ। तो भाई लड़की भी काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे कहती है कि तेरी माँ का नाका साका मारूं, तुम जानबूझ करके यहाँ पे मेरी बातों को ना समझने का बहाना कर रही हो। लेकिन भाई जुलियन फिर से उसकी बोलती बंद कराने के लिए वहाँ से अपने पास से और भी ज्यादा रेयर ट्रेजर्स को बाहर निकालता है। देखेगा तो वो भी शौक रह जाती है और अपने मन में कहती है कि ये तो प्रोफोन टायर के फ्रेगमेंट्स हैं, ये बंदा यूं ही इन ट्रेजर्स को कैजुअली बाहर निकाले जा रहा है। तो जुलियन उसे कहता है कि मैंने तुमसे अभी कुछ कहा, क्या तुम मेरे लिए वो करोगी या फिर नहीं करोगी। तो सुन के तो भाई लड़की भी अब पूरी तरीके से मान जाती है और जुलियन के लिए वहाँ पर पुशअप लगाने लगती है और उसे कहने लगते हैं कि हाँ ब्रदर इनविंसिबल आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी, मैं वैसे ही करूंगी। वो उनमें कहती है कि मैं चाकर के भी इसे मना नहीं कर सकती, ये मुझे इतनी सारी ट्रेजर्स दे रहा है जितने की मैंने सोचे भी नहीं थे। उस लड़की के साथ ही तो उस लड़की को इस तरीके से जुलियन की बातें मानते हुए देख करके वो भी हैरान चाहते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर ये कमीनी यहाँ पर ये सब क्या कर रही है। हमने इस लड़की को वहाँ पर उस बंदे को सेड्यूस करने के लिए भेजा था और वो यहाँ पर पुशअप लगा रही है। वो लड़की जुलियन की बातों को मानते हुए वहाँ पर चिनअप्स भी लगाने लगती है। साथ ही लगाते लगाते उसे पूछ रही होती है कि ब्रदर मैं आखिर कैसा कर रही हूँ। उसी वक्त उसके बाकी के तीनों साथी भी जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए अब बाहर निकल आते हैं। लीडर उनसे कह रहा होता है कि अब इंतजार मत करो, इसके ऊपर हमला करो। देख जुलियन भी अब उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोग पिटने के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हो रही हो। अब वो लड़की भी उठते हुए जल्दी से जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। कहने लगते हैं कि तुम
तुमने मेरे साथ में बहुत खिलवाड़ कर लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो आगे कुछ करने से पहले ही जुलियन उसके ऊपर एक अटैक करता है, उसे वहीं पे एक अटैक में ढेर कर देता है। उसका दूसरा साथी माउंटेन शेकिंग राम के साथ में जुलियन के ऊपर हमला करता है। जुलियन उसके ऊपर भी अपने एक स्वॉर्ड अटैक मारते हुए उसे पेटी में पैक कर देता है। तो उनका एक साथी अभी झाड़ियों में छुप करके ये सब कुछ देख रहा होता है, मन में कह रहा होता है ये तो हेवन रैंक की लो ग्रेड टेक्निक है। नहीं, अब इस तरीके से हम यहाँ पर हार नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम लोग अपना अच्छे कोऑर्डिनेशन बना करके अगर इस बंदे को हरा देते हैं तो इसकी ये हेवन रैंक की टेक्निक जल्दी ही हमारी हो जाएगी। वो सभी लोग अभी भी जुलियन के ऊपर अपने शॉट्स के साथ में हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जुलियन की शील्ड की वजह से उनका एक भी हमला उसे नहीं छू पाता। तो जुलियन उस दूसरे बंदे के ऊपर भी हमला करते हुए कहता है कि अब ये सब करना बंद करो और यहाँ पर मारे जाओ। साथ ही वो उसके ऊपर भी हमला करके उसे वहाँ पर पेटी बना देता है। लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर वो तीसरा वाला बंदा अपने तलिस्मान का इस्तेमाल जुलियन के ऊपर कर देता है। उसके सामने आते हुए जोर जोर से हंसते हुए जुलियन से कहता है कि चलो अच्छा है कि ये बेकार के लोग कुछ तो काम आए। फाइनली तुमने यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को तो खत्म कर दिया, लेकिन इस यंग मास्टर की 6 फोल्ड वीकनिंग पावर आखिरकार सक्सेस रही। इसलिए अब तुम भी यहाँ पर इस कमजोरी को सहो और मेरे इस एक ही पंच के साथ में मारे जाओ, क्योंकि मेरे इन तलिस्मान्स के सामने तुम्हारी हेवन रैंक की टेक्निक भी बिल्कुल यूजलेस है। तभी उसके इतना कहते ही वहाँ पर उसके उन सभी तलिस्मान्स को बिल्कुल बेकार कर देता है। टेक्निक्स की पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि तुमने प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा बनाया था, तुमने लोगों का सेक्रीफाइस करके यहाँ पे अपने चाल में मुझे फंसा ही लिया था। तुम्हारे लिए बुरी बात ये थी कि ये तलिस्मान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तलिस्मान को इस तरीके से बेकार होता हुआ देख करके वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है। वो वहाँ पे जुलियन के सामने झुकते हुए कहता है कि ब्रदर इनविंसिबल प्लीज एक मिनट के लिए रुको, यहाँ पर मत मारना, मेरे पास में जो कुछ भी है मैं यहाँ पर तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। पहली वाली लड़की भी जुलियन के सामने झुकते हुए कहते हैं कि हाँ ब्रदर इनविंसिबल, मुझे जैसी हम्बल गर्ल को भी छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ पर छोड़ देते हैं तो मैं इस पूरे ट्रायल में आपको सर्व करती रहूंगी, गारंटीड आप मेरी सर्विस से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। इधर जुलियन अपनी स्वॉर्ड को नीचे जमीन पर गाड़ता और अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए कहता है कि क्या कहा तुम मेरी सर्विस करोगी, लेकिन क्या तुम इसके लिए वर्दी भी हो। साथ में जुलियन की उस स्वॉर्ड पावर से इतनी ज्यादा खतरनाक वेव्स निकलती हैं, वहाँ पर नीचे की जमीन तो चूर चूर होती है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी पेटी में तब्दील हो जाते हैं। तो जुलियन फिर उन सभी पेटियों की लूट को मस्त मजे से लूटने लगता है। इसके साथ में हमें अगला सीन ड्रैगन स्लेयर हिडन एरिया का दिखाया जाता है। एक बड़ा सा अजीबोगरीब लाल कलर का ड्रैगन होता है और उससे वहाँ पर एक बंदा फाइट लड़ा होता है। पे हम लोग को पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चेंजिया होता है। वहाँ पर एक पावरफुल तलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करने लगता है। साथ ही फिर वो जैसे ही उस डिवाइन फाइट तलिस्मान का इस्तेमाल करता है, तलिस्मान के अंदर से इतनी ज्यादा भयानक आग अनलेस होती है कि उस आग से ड्रैगन भी वहाँ पर मारा जाता है। चेंजिया उस ड्रैगन से हुई फाइट को बड़ी आसानी से वहाँ पर जीत जाता है। फिर वो वहाँ पर उस ड्रैगन की गुफा को देखते हुए कहता है कि क्या ये जगह उसी गोल्डन ट्रेजर के चेस्ट वाली जगह नहीं है जो कि मैप पर दिखाई गई थी। ड्रैगन लेयर जगह लेजेंडरी मैप में हिडन हुई थी। जैसे चेंजिया आगे बढ़ता है तो उसे वो ट्रेजर भी मिल जाता है। वो भी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार जैसा कि मैंने सोचा था मैं वही चूजन वन हूँ और आज मुझे यहाँ पर राइज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कहते हैं वो उस ट्रेजर को लेने के लिए उस गुफा के अंदर कोर में जाने लगता है। वहीं पे एक गोल्डन कलर की ट्रेजर बॉल उसके सामने पड़ती है, जिसे देख चेंजिया कहता है कि ये तो वही पावर है डिवाइन ड्रैगन की, एक ड्रैगन का फुल एपिक सेट, और इसके होते हुए शायद ही मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है। फाइनली आखिरकार ये होली सन यहाँ पर इनविंसिबल बन पाएगा। उसी वक्त वहाँ पे इमोर्टल आइसलैंड का मालिक भी वहाँ पर चेंजिया को उस ट्रेजर को लेते हुए देख रहा है कि लगता है किसी को एक्चुअली में मेरे छोड़े हुए मैटर्स के बारे में पता चल गया। यहाँ पर इस ट्रेजर को पाने के लिए कई सालों पहले पीछे छोड़े थे, तो क्या इसका मतलब मेरा नया सक्सेसर अब यही होने वाला है। तो अब ये जुलियन आखिर तुम अब इस बंदे का सामना कैसे कर पाओगे। तो हमें वुहेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड की स्किल के साथ में वहाँ पे कई सारी लोगों की पेटी बनाते जा रहा होता है, जबकि उसकी उन स्किल्स को देख करके ही सभी लोग पहचान रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड इमोर्टल है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके साथ ही वहाँ पर उस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड का ट्रायल दैट जोन श्रिंक होने लगता है। जैसे पबजी में जोन छोटा होने लगता है वैसे ही इसका भी जोन अब छोटा होने लगता है, जिसका कि नोटिफिकेशन बाकी के सभी प्लेयर्स को भी मिलता है और उनसे कहा जाता है कि या तो इस जोन से बाहर रह करके मारे जाओ या फिर आगे बढ़ते हुए एक रूलर बन जाओ। तो वुहेन भी वहाँ पर उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपने लिए एक माउंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और तभी उसी के साथ में उसे वहाँ पर एक फेरेंस टाइगर की रोर सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर के वुहेन बड़ी तेजी से उसी आवाज की डायरेक्शन में जाने लगता है। जबकि तभी हमें केओटिक ब्लेड वैली का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे बाकी के सभी लोग भी अपने अपने लिए जोन में जाने के लिए माउंटों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक बंदे को वहाँ पर आसमान में एक ग्रेट ईगल दिखाई पड़ता है, तो उसे देख वो कहता है कि ये ईगल तो मेरा ही होने वाला है। तभी उसके पीछे से वहाँ पर ली निकल आता है जो कि उससे कहता है कि मुझे भी वो ईगल चाहिए, अगर मैं इस ईगल को यहाँ पर टेम कर लेता हूँ तो मैं भी यहाँ पर सेफ हो जाऊंगा। उस बंदे को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है और एक स्लैश मारता है उसे कि वहाँ पे पेटी बना देता है। वहाँ पे वो इस ईगल के सामने जाकर के अपनी चमकती हुई आंखों के साथ मुझसे कहता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा बड़े और मैजेस्टिक हो, मुझे तुम पसंद आए। तो ग्रेट ईगल चलो
चलो अब एक साथ इस जोन के अंदर चलते हैं। उसी के साथ अगले सीन में हमें मिस्टिक जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे आसमान से एक रेलिक उस जंगल की ओर ही गिर रहा होता है। गिरता देख बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये किसी हेवन से गिरा हुआ ट्रेजर है। लेकिन अब अगर ये इतनी अलग तरीके से मिल रहा है तो इसका मतलब ये कम से कम एपिक ग्रेड का तो इक्विपमेंट होगा ही, इसलिए जल्द से जल्द सबसे पहले हमें इस आइटम को लेना होगा। आगे वाला बंदा कहता है कि चिंता मत करो, हम 6 के हो तो हमसे ये रेलिक कोई नहीं छीन सकता। मगर साथ ही उसके मन में चल रहा होता है कि एक एपिक ग्रेड के आइटम के मिल जाने के बाद में उसे इन सब लोगों की क्या जरूरत रहेगी, इसलिए वो उस आइटम को पाने के बाद में सबसे पहले इन लोगों से छुटकारा पाने के रास्ते को ढूंढने का सोचता है। अब इसी के साथ वो सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि वो रेलिक आकर के गिरा होता है, जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा गोल्डन कलर में चमक रहा होता है। जिसे देख दूसरा बंदा कहता है कि ये तो एक इक्विपमेंट ट्रेजर है। उसके आगे बढ़ने से पहले वही वाला बंदा उस बंदे को अटैक करते हुए उसे वहीं पर रोक देता है। कहता है इस तरीके से उस आइटम को देखना बंद करो क्योंकि वो मेरा है। बंदे जिसका आगे नाम ओल्ड ली होता है, उसके बाकी के सभी उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अकेले इस ट्रेजर को हड़पना चाहते हो। तो ओल्ड ली कहता है कि तुम लोगों को ऑलरेडी इसका जवाब पता है, इस तरीके कोई ट्रेजर आम नहीं होता, इसलिए ये ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरा है। पर अब उसके बाकी के साथी एक साथ मिलकर के उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो बंदा ओल्ड उन लोगों से ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके पास में पर्पल इक्विपमेंट, अर्थ रैंक की हाई ग्रेड की कल्टीवेशन मेथड और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनसे वो उन लोगों से ऑलरेडी पावरफुल होता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने एक ही झटके के साथ में उन सभी लोगों को वहाँ पर ढेर कर देता है। वहीं पे साइड पर एक पेड़ के पीछे से हमारा ली उसको ये सब करते हुए देख रहा होता है और कहता है कि इस तरीके के ट्रायल में कमजोर को तो एक्चुअली में हराया ही जाता है, यहाँ पर किसी के ऊपर भी विश्वास करना बेहद ही ज्यादा रेडिकुलस है। तो वहाँ पे वो बंदा ओल्ड ली ऑलरेडी अपने बंदों की पेटियां बनाते हुए वहाँ पर उस रैली को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसी वक्त एक ही झटके में होंग उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ पर एक भेड़ की तरह हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस ट्रेजर को अपने लिए पाने के लिए वर्दी भी हो। बंदा भी वहाँ पे होंग को देख कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर छुप करके हमारा इंतजार कर रहे थे, तुम कितने ज्यादा बेशरम इंसान हो जो कि तुमने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया। कहता है कि तुमने तो यहाँ पर अपने खुद के ही टीममेट्स को खत्म कर डाला, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर खुद को ही सबसे बड़ा बेशरम कहना चाहिए। इतना कहने के साथ ही होंग वहाँ पर उस बंदे का काम तमाम कर देता है और उसे वहीं पे पेटी में चेंज कर देता है। फिर आसमान से गिरे उस रेलिक को लेने के लिए होंग आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही फिर होंग उसे ओपन करता है तो उसके अंदर से एक एपिक ग्रेड का सेट निकलता है। वहाँ पर होंग को विंग्स दे देता है जिसकी मदद से होंग वहाँ से उड़ करके जा सकता है। आइटम को पाने के बाद में होंग भी कहता है कि लगता है कि हेवेंस इस बार मेरी साइड पे है, क्योंकि आखिर अब इसके होते हुए मेरे सामने कौन ही खड़ा हो सकता है। और होंग भी वहाँ पर अपने उन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए रेड ब्राउन माउंटेन की ओर जाने लगता है, जो कि वहाँ का आखिरी डेथ जोन होता है। तो वहाँ से जाते हुए होंग कहता जाता है कि ये जुलियन अब तुम मेरा इंतजार करना, जिसके साथ ही यहाँ पे हमें वापस से जुलियन को दिखाया जाता है जिसको कि वहाँ पर छींक आने लगती है। वहीं पे जुलियन भी अपने एक माउंट के ऊपर बैठा होता है जो कि एक गधा होता है। गधे की सवारी करते हुए भी अब जुलियन रेड ब्राउन माउंटेन के बॉर्डर पे पहुंच गया होता है। गधा भाई अभी भी उसे दूसरी साइड पर ले जा रहा होता है। उसे कहता है कि ज़ियाओही आखिर तुम ये कहाँ जा रहे हो, हमारा रास्ता उस ओर है, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन वो गधा फिर भी जुलियन की बातों को मानने के लिए वहाँ पर रेडी नहीं होता। जुलियन उसे कहता है कि गधे आखिर तुम ये कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहते हो। गधा अचानक जुलियन को एक ट्रेजर के पास में ले आता है। जुलियन कहता है कि एक मिनट रुको, ये तो एक लेजेंडरी एयर ड्रॉप है। ज़ियाओही मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि तुम मुझे कहीं और ले जा रहे हो, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर इस खजाने के पास लाए हो, तुम्हारे यहाँ पर शुक्रिया। इस पे तो भाई गधा भी खुश हो जाता है। जुलियन जब उस ट्रेजर को करीब से देखता है तो उस ट्रेजर में से काफी ज्यादा ब्राइट साइन हो रही होती है। आइटम एक ट्रू गोल्डन लेजेंडरी आइटम होता है। देख करके जुलियन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस तरीके की जगह पर भी ऐसे ट्रेजर मिल सकते हैं। तो फिर इसका मतलब चीजें तो अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगला सीन में रेड ब्राउन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अब सिर्फ 40 सर्वाइवर ही बचे हैं। वहीं पर उनमें से एक हमारा स्वॉर्ड इमोर्टल वुहेन होता है, एक लाइन माउंट के ऊपर बैठ करके वहाँ पे आ रहा होता है। देख करके बाकी लोग भी उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि रुको, ये तो एक स्वॉर्ड इमोर्टल है, जरा उनके माउंट और उनके पर्पल ग्रेड के गियर्स को देखो, वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। वहाँ पर ली भी अपने ईगल के ऊपर बैठ करके वहीं पे आ जाता है। तो वुहेन से कहता है कि तुम्हारा माउंट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन यहाँ पर बाकी के सभी लोग कहाँ हैं। इस पर वुहेन भी उससे कहता है कि फेलुडाइश तुम्हारा तारीफ करने के लिए शुक्रिया, और मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी लोग ऑलरेडी आ गए होंगे, लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर छुपे हुए होंगे। कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पे सभी के सभी लोग छुपे हुए हैं। जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो यही है, ये लुका छुपी का खेल। वो गुस्से में चिल्ला तो बाकी सभी लोगों से कहता है कि सभी के सभी लोग जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो और मुझे इस तरीके से तुम लोगों का हंट करने के लिए फोर्स मत करो। एक छुपा हुआ बंदा ली को वहाँ पे देख कहता है, एक क्रेजी वुमन फिर से आ गई शिप पे, तो मैं इसका सामना नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे भी ये कितनी ज्यादा एरोगेंट हो रही है। दूसरा बंदा कहता है कि सीनियर हुई, क्यों ना फिर हम लोग एक साथ मिलकर के सबसे पहले इस एरोगेंट वुमेन का ही एरोगेंस तोड़ दें। साइड पर ली नीचे उतर आता है, उसे कहता है कि फेलो डाओइस्ट, वाकई में तुम्हारा कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर उन शैडोज में छुपे लोगों को मारना चाहते हो और
मैं भी, तो फिर क्यों ना मिलकर के उन लोगों का एक साथ खात्मा करते हैं। कहता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है, साथ मिलकर के उन सभी लोगों को खत्म करते हैं, जिसके बाद फिर हम आखिर में हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तेली वहाँ पर पेड़ों और झाड़ियों के ऊपर अपने शॉर्ट स्लेसेस के साथ में हमले करने लगता है और कहने लगता है कि तुम चूहो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो वरना तुम यहीं पर चल के खाक हो जाओगे। ली के उस हमले के बाद में बाकी के सभी लोग भी एक एक करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अब बहुत हो गया, हमें इस बंदी को यहाँ पर शांत करना ही होगा। लेकिन तभी इसी के साथ में वहाँ पे वुहेन भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। देख कर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि होली शिट, ये तो एक एपिक ग्रेड की स्वॉर्ड है, बहुत बुरा हुआ, इसकी कल्टीवेशन मेथड भी हेवन रैंक के हैं, सभी लोग जल्दी से वापस भागो। लेकिन वुहेन अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला होता है, इसलिए वो सीधा उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, जिसके साथ ही वो अपने उन स्वॉर्ड के हमले से उन सभी लोगों को वहाँ पे बर्फ के पत्थरों में बदल देता है। इसके साथ ही उन सभी लोगों की भी वहाँ पर पेटियां बन जाती हैं। बाकी के बचे हुए लोग जो कि वहां से बच करके भाग रहे होते हैं वो भी उस नजारे को देख कहते हैं कि क्या यही एक स्वॉर्ड इमॉर्टल की पावर्स होती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इस बंदे के आगे अपने आप को कितना ज्यादा होपलेस महसूस कर रहा हूँ। तब दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, हम लोग तो इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। इधर वुहेन अब वहाँ पर उन भागने वाले लोगों को भी कहाँ रोकने वाला होता है, वो उनके ऊपर भी हमला करते हुए उन सभी को वहीं पे पेटी में बदल देता है। बाद वहाँ पे उन सभी लोगों के खत्म हो जाने के बाद में फिर ली वुहेन से कहता है ठीक है फिर अब यहाँ पे बाकी के सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो अब टाइम आ गया है हम दोनों के डुएल का। तभी वहाँ पे वुहेन को कोई सेंस होता है और वो कहता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर कोई और भी है। फिर वो उस बंदे की ओर हमला करता है और उससे कहता है कि जल्दी से बाहर निकलो, आखिर तुम हो कौन। हमें दिखाया जाता है कि वो छुपा हुआ बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा होंग होता है, जो कि वहाँ पे बड़ी आसानी से वुहेन के उस हमले को रोक देता है और हंसते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, जैसा कि मैंने स्वॉर्ड इमॉर्टल से एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारे सेंसेस एक बुलेट चलाने वाले बेवकूफ से तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो भाई ली चिढ़ते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। वुहेन ली से कहता है कि केयरफुल रहना, इस बंदे के बाद में सारे इक्विपमेंट एपिक ग्रेड के हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी आइस सोल स्वॉर्ड से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। पे होंग भी अपने हाथ में हथियार को उठाते हुए उनसे कहता है, मैं तो यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि पहले तुम दोनों अपने अपने मैटर को सॉल्व कर दो, जिसके बाद में मैं तुम लोगों को खत्म करके अपनी रिवॉर्ड लेने आ जाऊँ। लेकिन अब तुम लोगों ने क्योंकि खुद मुझे फोर्सफुली यहाँ पर पहले ही हमला करने के लिए मजबूर किया है, तो अब यहाँ पर अपने अंत को खुद अपनी आंखों से देखो। जिसके साथ ही होंग वहाँ पर ली से कहता है कि बाय द वे तुम तो यहाँ पर इस बंदे की मदद नहीं करने वाले हो ना। वुहेन तो उसके सामने अपनी स्वॉर्ड करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है, क्या तुम पहले से इस लड़की की आइडेंटिटी के बारे में जानते हो। ये सुनकर कहीं होंग उसका राज न खोल दे। शर्म के मारे चेहरा लाल करते हुए होंग से कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर डालूंगा। और वो मन में कहता है कि अगर मेरी असली आइडेंटिटी बाहर निकल आई, मेरी पूरी जिंदगी मेरे नाम पर ये दाग लग जाएगा। ये सारी बातें सुन होंग भी अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस बंदे को अपनी प्राइड की इतनी परवाह होगी, इस बार मैं इसे छोड़ देता हूँ क्योंकि हम दोनों वैसे भी फेलो डिसाइपल्स हैं। फिर होंग ली की आइडेंटिटी को ना रिवील करते हुए कहता है कि अगर तुम कौन हो जो कि इतना ज्यादा बोल रहे हो, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 फाइट लड़ो। तो ली भी अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छे, एल्डेस्ट ब्रदर ने मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया, मैं तो खामखा ही इतना ज्यादा डर रहा था। सोच के फिर वो भी उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जबकि उन लोगों की ये बात सुन वुहेन भी कहता है कि देख करके तो लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, आखिर ये है कौन और ये अपनी आइडेंटिटी को लेकर के इतने ज्यादा कंसर्न क्यों है। तो इतना कह करके वुहेन भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और होंग से कहता है कि बहुत हो गया, अब तुम सबसे पहले यहाँ पर मुझसे लड़ो। होंग भी कहता है कि बहुत अच्छे, मैं भी यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल की पावर्स को देखना चाहता था। अगर होंग भी वहाँ फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उन लोगों को कुछ अलग ही फील होता है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि ठीक उन लोगों के बीच में वहाँ पर एक फायर अटैक काफी ज्यादा जोरदार तरीके से नीचे गिरता है, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है। वुहेन और होंग काफी ज्यादा मुश्किल से उसे बच पाते हैं, हमले को डॉज करते हुए वो दोनों ही दूर दूर हट जाते हैं। इसके साथ ही जैसे ही वहाँ पे से धूल हटती है तो उस धूल के हट जाने के बाद से उस धुएं के पीछे से उन लोगों को एक ड्रैगन जैसी फिगर दिखाई पड़ती है, जो कि एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन होता है। वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, क्योंकि आज यहाँ पर ये होली सन तुम लोगों को तुम्हारी यहाँ पर औकात दिखाएगा और तुम लोगों को बताएगा कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम सब लोग आज यहाँ पर मेरे हाथों मरोगे। वहाँ पर चैन जाओ कितने पावरफुल ऑरा को देख करके वहाँ पे होंग भी थोड़ा हैरान होते हुए मन में कहता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, इसके अंदर तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा है। जिनके साथ ही फिर होंग उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। उसे कहता है कि क्या कहा, कौन हूँ मैं, ये होली सन यहाँ पर सन ऑफ डेस्टिनी है, आज यहाँ पर इस फॉलन इमॉर्टल आइसलैंड का इनहेरिटर बनेगा। जिस पर तो वुहेन उसे कहता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहे हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस इक्विपमेंट के साथ में तुम यहाँ पर पूरी तरीके से इनविंसिबल बन गए हो। उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये होली सन यहाँ पर इनविंसिबल है और तुम लोगों के पास में तुम्हारे जो ये एपिक इक्विपमेंट्स हैं वो मेरे सामने बिल्कुल ही यूजलेस है। ये सुनकर के होंग वहाँ पर हमले के लिए तैयार हो जाता है और चेन से उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, ठीक है फिर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं
तुम्हें वापस रियलिटी में ले आता हूँ। वहाँ पर चेंजियाओ की इतनी पावर्स को देख वुहेन से कहता है सच में स्ट्रेंथ के मामले में बेहद ही ज्यादा पावरफुल है, पहले इस बंदे को हराने के लिए हम लोग अपनी टीम बना लें। तो वुहेन भी कहता है कि हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। दूसरी ओर वहाँ पर होंग चेंजियाओ के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ में एक स्ट्राइक मारता है, जिसके के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर होती है कि वहाँ का पूरा एरिया पर्पल लाइटनिंग से घिर जाता है। वुहेन भी होंग के इस अटैक को देखते हुए हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल ब्लो थी, और अगर मैंने खुद इस अटैक को फेस किया होता तो शायद मैं भी इससे बच नहीं पाता। अगर चेंजियाओ ने होंग के उस पावरफुल अटैक को भी बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक दिया होता है, करते हुए उससे कह रहा होता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, जो देख करके तो वहाँ पे वुहेन और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। उनमें कहता है कि एपिक ग्रेड के वेपन का एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक था, तो फिर आखिर ये बंदा पूरी तरीके से अनहार्म कैसे बच गया। तो वहाँ पे चेंजियाओ भी होंग के ऊपर एक जबरदस्त हमला करते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस होली सन के सामने तुम्हारे इस एपिक ग्रेड के इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं है। इधर होंग को उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर भी वो उस अटैक को रोकते हुए इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगते हैं। मगर उसी वक्त वुहेन भी नीचे से चेंजियाओ के ऊपर अपने आर्टिक स्वॉर्ड इंटेंट के साथ में हमला करता है। होंग वहाँ पर चेंजियाओ के हाथों से बच करके नीचे उतर आता है और चेंजियाओ से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये पावर्स तुम्हें कहाँ से मिली। ली भी कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो जबकि हम लोग नहीं कर पा रहे। तो चेंजियाओ कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि होली सन सन ऑफ डेस्टिनी है, आज यहाँ पर इस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड को इनहेरिटेट करेगा, तो फिर आखिर तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। ली भी सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे घमंडी और दूसरों को नीचे देखने वाले लोगों का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही आज यहाँ पर मेरा ब्लेड टूट जाए, मेरा खून निकल जाए, फिर भी मैं तुम जैसे कमीनों को यहाँ पर रोक कर रखूंगा। ली भी वहाँ पर अपना ब्लेड और ब्राइट एज ए डिवाइन पनिशमेंट का इस्तेमाल करता है। पहले ही चेंजियाओ बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा उसकी छाती में एक जोरदार किक भर देता है कि तुम अगली फ्रीक, आखिर तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरीके से पिटता हुआ देख कर ली का माउंट भी जल्दी से चेंजियाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चेंजियाओ वहीं पे अपने एक बड़े से स्पिरिचुअल हैंड के साथ में उस ईगल को वहीं पे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हारे जैसे बीस्ट के मेरे सामने कोई औकात नहीं है। इतना कहते हुए वो अपनी थोड़ी सी पावर लगाता है और ली के स्पिरिचुअल बीस्ट को वहीं पे अपनी मुट्ठी में कुचल देता है। ली का माउंट ईगल वहीं पर चेंजियाओ के हाथों मारा जाता है। देख करके वहाँ पे ली काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से में एक जोरदार चीख मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर अपने रेज मोड में आ जाता है और उसकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। लाते हुए कहता है कि कमीने मैं आज तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा।